अभी मैं बेगूसराय में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि प्रमंडल बनाने को लेकर मुहिम तेज हो गई है। जहाँ 2021 में प्रमंडल बनाने को लेकर मुहिम चली थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चली गई थी। एक बार फिर से सभी लोगों के प्रयास से प्रमंडल बनाने को लेकर जो है मुहिम तेज की गई है और आज डीएम कार्यालय सभी समाजसेवी कार्यकर्ता कर सकते हैं और उनके साथ आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी आए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि प्रमंडल क्यों बनना चाहिए, प्रमंडल बनाने के बाद बेगूसराय वासियों को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो वही जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ विधानसभा का चुनाव है तो दूसरी तरफ जो है प्रमंडल बनाने की होड़ लगी हुई है। आखिर ये क्या सच में बेगूसराय वासियों को सौगात देने की पहल चल रही है या ये राजनीति का एक हिस्सा है? तो सीधे बातचीत करते हैं उर्मिला ठाकुर से। सबसे पहले तो नाम बता दूं, मैं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हूं और अभी वर्तमान में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की मैं एमएलसी हूं। और इससे पहले भी जब मैं एमएलसी नहीं बनी थी, बहुत अरसे से दिलीप सिन्हा जी और उनके भाई वेद प्रकाश सिन्हा जी के नेतृत्व में हमेशा जो है ये लड़ाई लड़ते रहे और हम लोग इस लड़ाई को लड़े हैं। चूँकि आज सदन में जाने का मौका मिला है, माननीय इस दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी और देश का सबसे बड़े प्रभावशाली युवा नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बेगूसराय ज़िला को एमएलसी हमारे जैसे मामूली एक दाढ़ी बनाने वाला की बेटी को बना करके सौगात देने का काम किए हैं। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हमारी जो लड़ाई थी, जो यहाँ पे हम लोग लड़ रहे थे, वो सदन में अपनी आवाज़ को मैं रखूँ, क्योंकि ये हमारा जो है बेगूसराय ज़िला का जो मांग है, उस मांग में बेगूसराय ज़िला का ये सबसे प्राथमिकता के तौर पर ये मांग है। आप देख रहे हैं कि बेगूसराय ज़िला में जो राजेंद्र पुल है, ये कई ज़िला को, जो पूर्वांचल का ज़िला है, कई ज़िला को प्रभावित कर रहा है। आने जाने का मार्ग है। हमारी जो फैक्ट्री है, ये बिहार कौन कहता है, देश कौन कहता है, रसिया और जर्मनी से लोग आकर के जो है हमारे रिफाइनरी में जो है सो काम करते हैं और बड़े बड़े इंजीनियर यहाँ पर थे। और बाबू जो यहाँ से जो पूर्व में जो प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के थे श्री कृष्ण सिंह जी, उन्होंने बेगूसराय ज़िला को सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का काम किए, इसलिए कि बेगूसराय के लोग काफ़ी जागरूक हैं। और जितने ज़िला बेगूसराय में छोड़ करके 38 ज़िला जो इस पूरे राज्य में है, उनमें बेगूसराय ज़िला चाहे राज्य में राजस्व देने के क्षेत्र में हो, चाहे वो जो है आप देख रहे हैं कि बेगूसराय ज़िला में श्रम के क्षेत्र में हो, चाहे जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर जगह बेगूसराय के लोग अव्वल आ रहे हैं। देश और दुनिया में आईएएस बनने का हो, जितने भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यहाँ के स्टूडेंट अच्छे रैंक ला रहे हैं हर क्षेत्र में। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ पर सदियों से मांग चल रहा है कि हमारा जो इस देश का राष्ट्रकवि दिनकर जी थे, उनके नाम पर एक दिनकर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन आज तक उन बातों की सुनवाई नहीं की गई। आज जो है लोगों का कहना, जब मैं इस मांग को सदन में रखने का काम की तो सदन से हमें जवाब आया कि आपका मांग जायज़ है, लेकिन ये आयुक्त के माध्यम से यहाँ तक भेजा जाए। फिर हमारे जो विधानसभा में जो हमारे बेगूसराय ज़िला के जो 7 प्रतिनिधि हैं विभिन्न पार्टियों के, सब जाके मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिए कि मैं इसको देखता हूँ। फिर हम लोग जो जितने 4 बेगूसराय ज़िला के एमएलसी हैं, वो सारे लोग भी मिले नहीं हैं, लेकिन अपने अपने स्तर से इस मांग को रखे हैं। तो निश्चित रूप से आज जो हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो बेगूसराय ज़िला हर क्षेत्र में देखिएगा कि ये तो जैसे पटना राजधानी है, तो उप राजधानी के रूप में जब झारखंड में रांची कभी ग्रीष्म माने शीतकालीन राजधानी के रूप में और वहाँ पर सत्र शुरू होती थी, तो आज जब झारखंड में चला गया तो हमें लगता है कि बेगूसराय ज़िला उप राजधानी के रूप में होना चाहिए। लेकिन बेगूसराय ज़िला को हमेशा जो है बढ़ता हुआ लोग को कद कैसे छोटा हो, हमको लगता है कि बेगूसराय ज़िला का विकास जो जब तक नहीं होगा तब तक इस राज्य का, बिहार राज्य का विकास अधूरा है। और आज बिहार को देखिएगा हर पैमाने पे सबसे नीचे, नीति आयोग का रिपोर्ट देखेंगे कि हर क्षेत्र में बिहार नीचे पायदान पे है। बेगूसराय ज़िला में अगर कमिश्नरी बनती है तो
जो इस बेगूसराय ज़िला का जो राजस्व जाता है, चाहे वो 30 करोड़ जाए या जितना भी जाता हो, उसमें अकेले 10 करोड़ के लगभग जो है सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय ज़िला अकेले उसका 30,000 करोड़ जो जाती है, उसमें अकेले बेगूसराय ज़िला 10,000 करोड़ का जो है वहन अकेले करती है। ऐसी परिस्थिति में इसको सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए, लेकिन आज अगर पहला नंबर पर नहीं आकर के सबसे पीछे नंबर पर भी आप बेगूसराय को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो डबल इंजन की सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार का सांसद आपका बेगूसराय ज़िला के हैं, वो माननीय मंत्री भी हैं। तो हमारी मांग रहेगी कि केंद्र में हमारे ज़िला के मंत्री हैं, तो केंद्र से भी हमारा अधिकार बनता है, उतना ही अधिकार बनता है। और जो राज्य में हमारा जो सरकार है, वो सरकार भी सत्ता में है, क्योंकि राज्य जो बेगूसराय के मांग ही नहीं, ये बिहार के मांग को लेकर के जो विशेष राज्य का दर्जा का भी बात है, तो बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री है, उनके भरोसे केंद्र की सरकार है और केंद्र के भरोसे बिहार की सरकार है। तो निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में अगर बेगूसराय ज़िला को आप प्रमंडल नहीं बनाते हैं, तो इस बेगूसराय ज़िला ही नहीं, इस राज्य के लोगों के लिए दुर्भाग्य होगा। इसलिए हम लोग पूरे जो आज दिलीप सिन्हा जी हमारे इस प्रमंडल कमेटी के ये कोऑर्डिनेटर हैं और सारे लोग सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं आलोक जी जो हमारे पूर्व चेयरमैन रहे हैं, मेयर रहे हैं, और बहुत जितने लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं सारे उनके सदस्य हैं। सभी लोग आके एकजुट होकर के आए हैं डीएम साहब को अपना प्रतिवेदन देने के लिए कि आयुक्त से होते हुए अपराध सरकार को भेजने का काम करें, ताकि हम लोग जो सदन में रखे हैं उसको और शक्ति मिले। और निश्चित रूप से यहाँ का एक एक जनता, एक एक जन का ये मांग जायज़ है, सरकार को इसकी सुनवाई करनी चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से भी हम जो है सरकार से ये मांग करते हैं कि निश्चित रूप से जो हम लोगों का मांग है वो पूरा किया जाए। अगर जो लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है कि आपका जो प्रशासन के लोग हैं यहाँ पे, जो डीएम साहब हैं, उनके माध्यम से जो सदन में अधिकार दिया गया उसके माध्यम से हम आपकी नींद को खोलना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि बेगूसराय ज़िला को अगर इतना दिन से नहीं बनाया गया, ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य और सरकार के लिए भी दुर्भाग्य, क्योंकि राज्य के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इतने दिन के बाद फिर से शुरुआत क्यों हुई है? क्योंकि एक तरफ जो है विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, कि ऐसा तो नहीं सभी पार्टियां चाहती है कि इसमें अपना अपना क्रेज लिया जाए? देखिए, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ को बुलंद करें। क्रेडिट लेने से क्रेडिट नहीं मिलती है, क्रेडिट जनता देती है। क्रेडिट आम आवाम का जो मांग है उस पर आप खरा उतरते हैं, वही क्रेडिट है। क्रेडिट लेने की बात नहीं, अधिकार की बात है। ये हमारा अधिकार है और हर लोग, बेगूसराय का कौन पार्टी का लोग हैं, कौन धर्म के लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि हमारा बेगूसराय प्रमंडल बने। तो इसलिए इसमें क्रेडिट लेने की बात नहीं है, हमारा मांग है और ये हमारा जो है मौलिक अधिकार में ही शामिल है। जिस काम को मैडम बेगूसराय के सांसद जो है उनको करना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार भी है और बेगूसराय के सांसद भी है, लेकिन अभी तक उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है। क्या उनसे आप लोगों की कोई बातचीत हुई है कि प्रमंडल बनाने को लेकर कोई वार्ता होना चाहिए? प्रमंडल के सवाल पर हमारे जो प्रमंडल कमेटी के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं दिलीप सिन्हा जी, उन्होंने माननीय संसद से भी संपर्क करके बात की है। हालांकि एज ए प्रतिनिधि, एज ए विधान पार्षद मेरी बातचीत उनसे नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से हम वो सरकार में हैं और उनसे मांग करना है तो मांगने वाले लोग के पास मांग करने जाएंगे तो निश्चित रूप से वो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो भी सक्रिय होंगे इस हम लोग की लड़ाई में, वो भी शामिल है। हमारे कोऑर्डिनेटर को आश्वासन दिए हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल कर लेते हैं मैडम कि 21 तारीख को जो एक बड़ा आंदोलन आपकी पार्टी ने छेड़ी है, चूँकि आरक्षण को लेकर सभी आक्रोशित हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है, बीजेपी के जो भी तमाम लीडर हैं वो कह रहे हैं कि ये राजनीति है, आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी वाले बोलते हैं, लेकिन आप पीछे बैक में जब जाके देखिएगा, जो आज वर्गीकरण किया गया है, जो क्रीमी लेयर की बात की गई है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ, आपको याद होगी कि मोहन भागवत जी बोले थे कि सत्ता में आएंगे तो हम संविधान की समीक्षा करेंगे। तो ये नहीं चाहते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाए उस संविधान के तहत
जो समाज में और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको मुख्यधारा में शामिल करने के लिए जो प्रावधान तय किया गया संविधान के माध्यम से, आज उनको ये विखंडित करना चाहते हैं, यानी कि समाप्त करना चाहते हैं। अगर ये वर्गीकरण अगर जायज़ है तो मैं पूछना चाहती हूँ माननीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जब उस समय संसद में कहा गया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, और इस देश के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बोले कि महिलाओं को हम 33% आरक्षण दे रहा हूँ, दे दिया, पारित कर दिया। जो 29 में कौन कहता है 39 के लोकसभा में भी लागू हो जाए, तो मैं समझती हूँ कि लागू हो गया। इसी सवाल को आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी कहे, जिन्होंने पूरे देश का पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने महिलाओं को प्रथम बार मैटरनिटी लीव देने का काम किए। उन्होंने प्रथम बार जब पंचायती राज का चुनाव हुआ तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किए। साथ ही साथ ये मांग किए कि आप आरक्षण 33% देते हैं, लेकिन इस आरक्षण के तहत फिल्म इंडस्ट्री के लोग, चाहे वह हेमा मालिनी जैसे लोग हों, कंगना रनौत जैसे लोग हों, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पहुँचेंगे। बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अड्डानी, अब्बानी की बहू बेटी पहुँचेगी। भगवतिया देवी पत्थर फोड़ने वाली और उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उस 33% में आप आरक्षण तय कीजिए कि आप पिछड़े वर्ग की महिलाओं को कितना देंगे, आप अनुसूचित जाति और जनजाति के महिला को कितना देंगे, आप अल्पसंख्यक की महिला को कितना देंगे, आप सामान्य वर्ग की महिला को कितना देंगे। जो पंचायती राज में जो भी लागू हुआ है, तो देश के संविधान नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक एक ही संविधान है। उस संविधान के तहत आज जो अनुसूचित जनजाति के साथ, अनुसूचित जाति के साथ जो आपने वर्गीकरण करने की बात की है, ये सरासर गलत है, ये बेईमानी है, ये नहीं होनी चाहिए। और जो लोग उस पार्टी में हैं, जैसे कि आप सुने होंगे कि आपको पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, अगर मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि होते हैं, मैं उनका आदर करते हुए कहती हूँ कि अगर वो बोलते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, तो उनको तो जनरल सीट से लड़ना चाहिए। उनसे ज़्यादा सामर्थ्यवान कौन है दलित में। दूसरी बात, चिराग जी कहते हैं आज से 25 साल 30 साल पहले इस देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा 73वां कैपिटलिस्ट बाबू जो है रामविलास पासवान हुआ करते थे, जो अभी स्वर्गवास हो गए हैं, लेकिन उनका धन स्वर्ग नहीं चला गया, वो सारा यही है चिराग जी के पास। जो सब लोग शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो रहा है, जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, जो पढ़ने में जिसके गार्जियन असमर्थ हैं लेकिन बच्चे मेधावी हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने धन का प्रयोग करिए। और जनरल सीट से उनके पापा जो है ब्रदर्स एंड ब्रदर्स टाइप का पार्टी बनाए हुए थे कि भाई ये लोग उनमें सर्वोपरि हुआ करते थे। आज इनका जो है भौजाई का पार्टी, भाई का पार्टी, जमाई का पार्टी बनाए हुए हैं, और आप रिजर्व सीट से लड़ते हैं और सत्ता की मलाई के लिए आप दूसरे गरीब गुरबा का अधिकार को आप जो है कहते हैं कि ये ठीक है, तो हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया, और 21 तारीख को जो आप देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट लागू होने वाला है, उसमें भी हम लोगों का समर्थन रहेगा। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी। इन्होंने कहा है कि बेगूसराय को प्रमंडल हर हाल में बनाना है, क्योंकि बेगूसराय अगर प्रमंडल बनती है तो कहीं न कहीं जो सर्वांगीण विकास से जो अभी बेगूसराय पीछे है वो होगा। देखना यही होगा कि आखिर जो है प्रमंडल बनाने की होड़ कब तक चलेगी, क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे बेगूसराय के सांसद हैं उनको ये पहल करनी चाहिए और उनको इसमें जो है चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई प्रतिक्रिया देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो है दिलीप सिन्हा जी ने कहा है कि उन्होंने वार्ता किया है, लेकिन क्या वार्ता हुई है उनसे भी मैं बात करके आपको बताता हूं कि आखिर क्या सारी चीज़ें हुई है। फिलहाल अभी डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि प्रमंडल जो है कैसे जल्द से जल्द बेगूसराय बने। बाकी क्या कुछ सामने निकल कर आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए।